वह फल लेकर आ ही रहा होता है कि वह देखता है कि एक बड़ा सा भेड़िया मीरा को उठाकर ले जा रहा है। नदी किनारे एक मछुआरा रोज की तरह मछली पकड़ रहा होता है, लेकिन एक भी मछली उसके जाल में नहीं आती है। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे जाल हिलने का आभास होता है, पर वह जैसे ही जाल को बाहर निकालता है तो देखता है उसके जाल में एक बोतल फंसी थी जिसके अंदर एक नक्शा होता है। उस नक्शे के अनुसार उसे खजाने तक पहुंचने के लिए 3 बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। अगली सुबह विनोद खजाने की तलाश में निकल जाता है। खजाने तक पहुंचने के लिए मुझे सबसे पहले इस माया जंगल को पार करना होगा। 8 दिन बीत चुके थे, लेकिन विनोद किसी से भी उस जंगल का नाम पूछता तो लोग कहते, माया जंगल? नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। विनोद आगे जा ही रहा होता है कि उसे एक बाबा दिखाई देते हैं। बाबा जी, अरे ओ बाबा जी। क्या हुआ बेटा? विनोद बाबा से माया जंगल के बारे में पूछता है। वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि विनोद देखता है कि एक सांप बाबा के पैर के पास आ रहा होता है। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार और रोमांचक भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। संभल के बाबा, सांप। विनोद छड़ से उस सांप को उठाकर फेंक देता है। बेटा, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। ये क्या बोल रहे हो बाबा? यह तो मेरा कर्तव्य था। ये लो बेटा, तुम ये ताबीज रख लो। पर बाबा, इस ताबीज का मैं क्या करूँगा? बेटा, ये कोई आम ताबीज नहीं है। इसमें जादुई शक्तियाँ हैं जिससे तुम किसी भी बुरी शक्ति को नष्ट कर सकते हो। नहीं बाबा, बुरी शक्तियों जैसी कोई चीज नहीं होती। रख लो बेटा, ये ताबीज तुम्हारे आगे बहुत काम आएगा। तथास्तु। ठीक है बाबा। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं और विनोद आगे बढ़ जाता है। वह चलते चलते एक गांव में पहुंच जाता है। हे भगवान, ये कैसा डरावना गांव है। यहाँ तो एक इंसान भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, और यह बड़े बड़े पत्थर कैसे हैं? विनोद आगे चल ही रहा होता है, तभी एक आदमी उसकी ओर आता है। अरे भाई, तुम इतनी रात में बाहर क्या कर रहे हो? भाई, मैं माया जंगल की तलाश कर रहा हूँ। क्या तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? हे राम, नाम भी मत लो उस जंगल का। पर भाई, तुम परवर छोड़ो और जल्दी मेरे साथ चलो। विनोद उस आदमी के साथ उसके घर चला जाता है। तुम्हें इतनी रात को इस गांव में आना ही नहीं चाहिए था। पर क्यों भाई? और इस गांव में बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए? भाई, ये सब उस इच्छाधारी नागिन का किया धरा है। वो जंगल से आती है और अपने जादू से लोगों को पत्थर का बना देती है। उस आदमी की बात सुनकर विनोद घबरा जाता है। भाई, तुम डरो मत। कल सुबह तुम अपने घर वापस चले जाना। अरे मीरा, जी भैया। जरा हम दोनों के लिए खाना लगा दो। जी लगाती हूँ। अगले दिन विनोद वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद विनोद को किसी की पीछे से चलने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? और मेरे सामने आओ। मैं हूँ जी। मीरा, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे जाते ही कुछ देर बाद वह नागिन वहाँ पर आई और मेरे भाई को पत्थर का बना दिया। मैं जैसे तैसे जान बचाकर भागी हूँ। मीरा विनोद को सब कुछ बता रही होती है कि तभी वहां पर वह नागिन आ जाती है और मीरा को अपने जादू से पत्थर का बना देती है। विनोद ये सब देखकर डर जाता है। हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं इस नागिन से कैसे बचूं? तभी वह नागिन विनोद के ऊपर जादू करती है, लेकिन विनोद के ऊपर उस जादू का कोई भी असर नहीं होता है। बाबा के ताबीज की वजह से इस नागिन के जादू का असर मेरे ऊपर नहीं हो रहा है। उस ताबीज की मदद से विनोद उस इच्छाधारी नागिन को जलाकर राख कर देता है और जो लोग पत्थर के बने होते हैं वो सब पहले जैसे हो जाते हैं। और फिर दोनों चलते चलते समुद्र के किनारे आ जाते हैं। टापू तक पहुंचने के लिए हमें यह समुद्र पार करना पड़ेगा। विनोद और मीरा एक नाव पर बैठकर निकल पड़ते हैं। उन्हें समुद्र में आंधी तूफान का सामना भी करना पड़ता है,
तूफान से निकलने के बाद विनोद कहता है, चलो दुर्घटना से देर भली। अच्छा मीरा, एक बात बताओ, ये इच्छाधारी नागिन आखिर थी कौन? अरे वो फिर मीरा उसे नागिन की बात बताती है कि एक रिजा नाम की लड़की, जिसके माँ बाप बहुत गरीब थे, और एक दिन ऐसा आया कि उसके घर में न तो खाने के पैसे थे और न ही खेती करने के, तो उसके माँ बाप गांव वालों से मदद मांगते हैं, पर कोई भी उनकी मदद नहीं करता है। तो सब जगह से हार मानकर वो दोनों जहर खा लेते हैं। रिजा गांव वालों को अपने माँ बाप का हत्यारा मानती है। फिर वह गांव वालों को सांप बनाने के लिए काला जादू सीखती है, और कुछ सालों बाद अमावस्या की रात को वह सारे गांव वालों को सांप बनाने वाली थी, मगर कुछ कारणवश उसका जादू उल्टा हो गया और वो एक इच्छाधारी नागिन बन गई, पर उसकी काली शक्तियां हमेशा उसके साथ थीं। अच्छा, तो ऐसी बात थी। गलतफहमी में इंसान कभी अच्छे फैसले नहीं लेता है। चलो, आखिरकार हम पहुंच ही गए। टापू पर उतरने के बाद मीरा कहती है, सुनो, मुझे भूख लग रही है, क्या तुम कुछ खाने के लिए ला सकते हो? पक्का तो नहीं कह सकता, पर आसपास देखता हूँ। विनोद टापू पर फल ढूंढता है और किस्मत से उसे फल मिल भी जाते हैं। वह फल लेकर आ ही रहा होता है कि वह देखता है कि एक बड़ा सा भेड़िया मीरा को उठाकर ले जा रहा है। फिर विनोद कहता है, मीरा, मैं तुम्हें बचा लूंगा मीरा। विनोद जमीन में गिरे हुए खून का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंच जाता है, जहां बहुत सारा सोना और कीमती वस्तुएं मौजूद थीं। इतना सारा सोना? विनोद जैसे ही सोने को हाथ लगाता है, वैसे ही वहां एक राक्षस प्रकट हो जाता है और कहता है, मैं इस खजाने की रक्षा करता हूँ। तुम अगर मेरी पहेलियों का जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हें इन दोनों में से एक चीज ही दे सकता हूँ। या तो तुम अपने दोस्त की जान बचा लो, और या फिर ये सारा खजाना ले लो। अब मर्जी तुम्हारी है, और अगर तुम मेरी पहेलियों का जवाब नहीं दे पाए तो तुम कभी भी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। हा 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 हा। मैं तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ, जहाँ से ही प्रकाश समाप्त होता है मैं वहीं से शुरू होता हूँ। एकांत में दुनिया को गले लगाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? विनोद सोच में पड़ जाता है। जैसे ही प्रकाश समाप्त होता है तो फिर रात हो जाती है, और एकांत में दुनिया को गले लगाता है। इसका मतलब अंधकार हुआ। अंधकार। तुम्हारे सवाल का जवाब है अंधकार। सही जवाब। अब दूसरी पहेली। मैं बिना पैर के चलता हूँ और बिना पंख के उड़ता हूँ। हर जगह हूँ पर दिखाई नहीं देता। बताओ मैं कौन हूँ? चलता हूँ, बिना पंख के उड़ता भी हूँ, और सब जगह हूँ। हाँ, तुम वायु हो। अब अंतिम पहेली। एक ऐसा शब्द जो पढ़ने और लिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन उसका महत्व बहुत ही बड़ा है। बताओ वो क्या है? प्रेम। प्रेम है वो। ठीक है, अब बताओ, तुम्हें अपने दोस्त की जान चाहिए या फिर यह ढेर सारा खजाना? मैं चाहता हूँ तुम मीरा को आज़ाद कर दो। मनुष्य, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें इस लड़की के साथ साथ यह सारा खजाना भी दे रहा हूँ। जाओ और राज्य करो अपने इस खजाने पर। इस बंदर की वजह से ही मेरी सारी चोरी पकड़ी गई है। रघु, उस बद्री के बंदर को मार दो जाकर। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मंत्री के कहने पर रघु बद्री के बंदर को पकड़ लेता है और उसे एक ऊंची चोटी पर ले जाता है और उसे वहां से नीचे फेंक देता है। रामपुर नामक गांव में एक पुजारी रहता था जिसका नाम बद्री था। वह ज्यादा धनवान नहीं था और उसके माता पिता भी नहीं थे, मगर वह भगवान की भक्ति में विलीन रहता था। एक दिन वह रोज की तरह सुबह सुबह मंदिर पूजा करने के लिए जाता है,
जैसे ही वह पूजा करके मंदिर से बाहर निकलता है, वैसे ही उसे मंदिर के पीछे से किसी के चीखने की आवाज आती है। वह पीछे जाकर देखता है तो वहां पर एक छोटा सा बंदर घायल होकर पड़ा था। बद्री उसे देखकर कहता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो छोटे बंदर? वह मासूम बंदर कुछ नहीं बोलता है, वह सिर्फ दर्द से तड़प रहा था। लगता है किसी जंगली जानवर ने इसका शिकार किया है और यह उससे बचते बचते यहाँ तक आ पहुँचा है। तुम बिल्कुल ही परेशान मत हो छोटे बंदर, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा और तुम्हारा इलाज कराऊंगा। देखना फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बद्री उस बंदर को ठीक कराने का दिलासा देता है, लेकिन वह बंदर उसे चुपचाप अपनी आंखों से देखता रहता है। वह उस बंदर को उठाकर अपने घर पर ले आता है। घर पर आते ही बद्री उस बंदर से कहता है, दोस्तों, ऐसे ही मजेदार और रोमांचक भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। छोटे बंदर, तुम क्या गूंगे हो? मैं कब से तुम्हें इतनी सारी बातें कह रहा हूँ, मगर तुम हो कि कुछ बोलते ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बोल ही नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। बद्री बंदर को लेकर वैद्य के पास जा ही रहा होता है कि उसे वैद्य रास्ते में ही मिल जाते हैं। अरे पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में, और यह बंदर तुम्हें कहाँ से मिला? अच्छा हुआ वैद्य जी कि आप मुझे यहीं पर मिल गए। मैं बस आपके ही पास आ रहा था। वैद्य जी, यह बंदर बहुत जख्मी है, आप इसका इलाज कर दीजिए। अरे पंडित जी, आप कितने नादान हैं। लोग मेरे पास इंसान का इलाज कराने आते हैं और आप इस बंदर को लेकर आए हो। भला इसे इलाज की क्या जरूरत? ये जानवर तो एक दूसरे का शिकार होने के लिए दुनिया में आते हैं। नहीं वैद्य जी, आप तो ऐसा मत कहिए। जिस तरह हमें दर्द होता है वैसे तो इन जानवरों को भी होता होगा ना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आपको अपना समय इस बंदर के इलाज में व्यर्थ करना चाहिए। वैद्य जी, आप भी कैसी बातें करते हैं? अगर मेरे समय के व्यर्थ करने से किसी बेजुबान की जान बच रही है तो मेरे लिए इससे बड़ा पुण्य आखिर क्या होगा? जैसी आपकी इच्छा। अब आपकी यही जिद है तो मैं इसके आगे कर भी क्या सकता हूँ। चलो मेरे साथ। इतना कहकर वैद्य जी बद्री और बंदर को अपने घर ले आते हैं। वह बंदर की चोट पर बहुत सारी दवा लगाकर पट्टी बांधते हैं। देखिए पंडित जी, मैंने इसकी मरहम पट्टी तो कर दी है, लेकिन आपको इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जैसा आपका वैद्य जी। बद्री बंदर को लेकर अपने घर चला जाता है। बंदर बेचारा जख्मी हालत में सुस्त होकर बद्री के पास लेटा रहता है। छोटे बंदर, तुम तो कुछ बोलने से रहे और मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हें अब छोटा बंदर बुलाऊंगा। इतना कहकर बद्री छोटे बंदर के लिए केला लेने चला जाता है। छोटे बंदर, देखो मैं तुम्हारे लिए केला लेकर आया हूँ। मैंने सुना है कि बंदरों को केला बहुत पसंद होता है। अब जल्दी से सारे केले खाकर खत्म करो और उसके बाद तुम्हें अपनी दवा भी लेनी है, तभी तो तुम ठीक हो पाओगे। बद्री इतना कहकर अपने हाथ से केले के छिलके को उतारता है और बंदर को खिलाने लगता है। वह बंदर बद्री को अपनी मोटी मोटी आंखों से टुकुर टुकुर देखता है। दिन गुजरते जाते हैं और बद्री उस छोटे बंदर की ऐसी ही सेवा करता है जिससे वह छोटा बंदर ठीक हो जाता है। छोटे बंदर, अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो और मुझे वैसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देना चाहिए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। बद्री यह कहकर बंदर को जंगल की तरफ लेकर जाता है। ये लो छोटे बंदर, तुम्हारा घर आ गया। अब तुम अपने परिवार के पास चले जाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। बद्री की यह बात सुनकर छोटा बंदर उसकी गोद से उतरता ही नहीं है। बद्री बंदर को ऐसा करते देख उसे कहता है, छोटे बंदर, अब तुम जंगल में अपने परिवार के पास जाओ। बद्री की बहुत कोशिशों के बाद भी बंदर उसकी गोद से नहीं उतरता है। छोटे बंदर को ऐसा करते देख बद्री परेशान होकर कहता है, छोटे बंदर, अब मैं क्या करूं? तुम तो मेरी गोद से उतर ही नहीं रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम वापस ही नहीं जाना चाहते हो। बद्री की यह बात सुनकर वह बंदर मुस्कुराने लगता है। छोटे बंदर को ऐसा करते देख बद्री भी मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा, तो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। वैसे मेरे घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं रहता है। अच्छा ही है, मुझे तुम्हारे रूप में अपने लिए एक साथी मिल जाएगा। बद्री यह कहकर उस बंदर को अपने घर वापस ले आता है
और फिर वह दोनों साथ रहने लगते हैं। छोटा बंदर बद्री के हर काम में उसका हाथ बटाता है। एक दिन बद्री मंदिर की ओर पूजा करने जा रहा होता है। उसने देखा कि राज्य का मंत्री मंदिर की सोने की मूर्ति को बड़े ही गौर से देख रहा था। अरे मंत्री जी, आप इतने दिनों बाद मंदिर में, और आप ये मूर्ति को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस इस मूर्ति की रोशनी मेरी आंखों को बहुत लुभा रही है। हाँ मंत्री जी, ये मूर्ति है ही इतनी खूबसूरत। हाँ पंडित जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मंत्री वहाँ से चला जाता है। बद्री भी पूजा करके कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। वह घर पहुँचकर छोटे बंदर को केले खिलाता है और कुछ देर उसके साथ खेलता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन बद्री कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा होता है। वह छोटे बंदर से कहता है, छोटे बंदर, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक तुम अपना ख्याल रखना। ये बात सुनकर छोटा बंदर बहुत उदास हो जाता है। छोटे बंदर, उदास मत हो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। यह कहकर बद्री वहाँ से चला जाता है। एक रात बंदर सो रहा होता है तो उसे कुछ खटपट की आवाज सुनाई पड़ती है। जब वह बाहर देखता है तो मंदिर की मूर्ति को कुछ लोग उठाकर ले जा रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, जल्दी जल्दी काम करो और आवाज कम करो, अगर किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बंदर उसकी आवाज सुन लेता है मगर वह उसकी शक्ल नहीं देख पाता है। अगली ही सुबह बद्री शहर से वापस आ जाता है और वह छोटे बंदर से मिलता है। अरे छोटे बंदर, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बंदर उसे कुछ बताने की कोशिश करता है मगर तभी वहाँ पर मंत्री राजा को लेकर पहुँच जाता है। महाराज, यही वो चोर है जिसने रात में मंदिर से मूर्तियाँ चुराई हैं। क्या? मंदिर से मूर्ति चुराई है? मगर महाराज, मैं तो कुछ दिनों के लिए शहर गया था। मैं वहाँ से अभी अभी वापस आ रहा हूँ। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। ये गांव में ही था। इसने शहर जाने का बहाना इसलिए किया ताकि मौका मिलते ही ये मूर्ति चुरा सके और इस पर कोई शक भी न करे। ये सुनकर बद्री चौंक जाता है। तभी राजा उससे कहते हैं, देखिए पंडित जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ। बता दीजिए कि आपने मूर्ति कहाँ छिपाई है। हम वादा करते हैं कि आपको कोई सजा नहीं देंगे। महाराज, जब मैंने चोरी करी ही नहीं है तो मैं आपको मूर्ति के बारे में कैसे बता सकता हूँ? बस पंडित जी, आपका इतना दुस्साहस कि आपने हमसे झूठ बोला। सैनिकों, पंडित जी को कारागार में डाल दो। राजा के सैनिक बद्री को पकड़ के ले जाते हैं। वहाँ बैठा बंदर सबकी बातें सुन रहा होता है। तभी वह मन ही मन सोचता है, कल रात मैंने जिसकी आवाज सुनी थी उसकी आवाज तो मंत्री की आवाज से मेल खा रही है। बंदर को पता चल जाता है कि इस चोरी के पीछे मंत्री का हाथ है। मंत्री जी, बद्री को कैद करे 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसने मूर्ति के बारे में कुछ नहीं बताया। अब हम ऐसा क्या करें जिससे वह मूर्ति का पता बता दे? मुझे लगता है कि बद्री ने वह मूर्ति किसी खुफिया जगह छिपाई है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ बद्री का छोटा बंदर आता है और राजा से कहता है, नमस्ते महाराज। अरे, तुम तो वही बंदर हो ना जो बद्री के साथ रहता था? जी महाराज, मैं वही बंदर हूँ। मगर मैंने तो तुम्हें पहले कभी बोलते हुए नहीं सुना। जी महाराज, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता। मैं जानता हूँ कि मंदिर की मूर्ति कहाँ है और उसे किसने चुराया है। अच्छा, तो बताओ फिर मूर्ति कहाँ है? महाराज, महल के पीछे जो पर्वत है उसी के नीचे एक छोटी सी गुफा है। वह मूर्ति उसी गुफा में छुपी है। लेकिन ये काम आखिर किसने किया? महाराज, मेरी एक शर्त है। अगर आप मेरी शर्त पूरी करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा कि मूर्ति किसने चुराई है। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। बताओ मुझे क्या करना होगा? महाराज, आपको मेरे मालिक यानी बद्री को अपनी कैद से आजाद करना होगा। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? जी महाराज, मैं जानता हूँ और यकीन मानो, आपको भी जब सच पता चलेगा तब आप भी ऐसा ही करेंगे। राजा उस बंदर की बात सुनकर अपने सिपाहियों से कहकर बद्री को आजाद करने के लिए कहते हैं, मैंने तुम्हारे मालिक को आजाद कर दिया है। अब तुम मुझे सब सच बताओ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वह मूर्ति एक पर्वत के नीचे स्थित एक गुफा में छुपी हुई है और उस मूर्ति को चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि आपका मंत्री ही है। महाराज, ये बंदर झूठ बोल रहा है। भला मैं आपका खजाना क्यों चुराऊंगा? इतने सालों से क्या मैंने कभी आपसे कोई बेईमानी की है? मंत्री की यह बात सुनकर राजा उस बंदर से कहता है,
मूर्ख बंदर, क्या कह रहे हो तुम? हमारे मंत्री जी पर झूठा आरोप लगा रहे हो। महाराज, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलिए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। राजा उस बंदर की बात मानकर सबके साथ उस पर्वत की तरफ निकल जाते हैं। छोटा बंदर सबको उस पर्वत के नीचे बनी गुफा में ले जाता है और वहाँ पर छुपा सारा खजाना राजा को दिखाता है। मंत्री जी, आपने मेरा खजाना चुराया, मगर क्यों? महाराज ये झूठ बोल रहा है, मैंने ये खजाना नहीं चुराया, ये जरूर इस बंदर और उसके मालिक का काम है। मंत्री जी, आप मेरे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी करेंगे मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अब आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। आपकी सजा यही है कि बद्री की जगह आप कारागार में कैद रहेंगे। मंत्री को सजा सुनाने के बाद राजा बद्री से कहते हैं, पंडित जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बेवजह सजा दे दी। नहीं महाराज, आप मुझसे माफी मत मांगिए। पंडित जी, आपका ये बंदा बहुत समझदार और बहुत ही वफादार साथी है। अगर आज ये ना होता तो सच में हम आपको हमेशा के लिए अपनी कैद में रखते हैं। हाँ महाराज, ये मेरा साथी मेरा वफादार है। लेकिन छोटे बंदर, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब मंत्री जी ने किया है? जब आप शहर गए थे तब मैंने एक रात कुछ लोगों को मूर्ति को ले जाते हुए देखा और वहाँ पर मैंने मंत्री जी की आवाज़ सुनी थी। छोटे बंदर, तुमने यह बहुत अच्छा काम किया। ये बात बोलकर बद्री छोटे बंदर को गले लगा लेता है। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार और रोमांचक भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।